जय हिंद दोस्तों। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को, ठीक ना। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पढ़ने से पहले हम लोग जो हिमालयी नदियां हैं उनको पढ़ लिए थे, और हिमालयी नदियों को हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़े थे। वो 3 भाग कौन कौन से थे? तो एक था उसमें सिंधु नदी तंत्र, एक था गंगा नदी तंत्र, और एक था उसमें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। और इस प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को भी हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला भाग ये होगा कि प्रायद्वीपीय भारत की वे नदियाँ जो पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और एक नदियाँ वे होंगी जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उन नदियों को जो कि पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, जिनको कहते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो आइए देर न करते हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं नदियों का क्रम। देखिए, इन नदियों का क्रम आपको ऐसे उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर याद तो रखना पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इन नदियों का ऐसे क्रम भी पूछ देता है। तो इसमें आप देख रहे हैं पहले ये एक है हुगली नदी। हुगली नदी के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं। क्या जाने हैं कि जो यहाँ पे गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी सबसे प्रमुख नदी है गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में भागीरथी के नाम से जानते हैं। और ये गंगा नदी जब प्रवेश करती है बांग्लादेश में तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, ठीक ना। तो इसी गंगा की एक वितरिका ये है हुगली नदी, और इस हुगली की भी एक सहायक है जिसका नाम है दामोदर नदी। तो इनके बारे में हम लोग पहले ही जान चुके थे। और ये हुगली नदी यहाँ से प्रवाहित होते हुए बंगाल खाड़ी में नीचे यहाँ पे गिर जाती है। तो अब हुगली के बाद अगर आगे देखें तो नदियों का जो क्रम है इनमें है स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, वैतरणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगाई और ताम्रपर्णी। तो ये है नदियों का क्रम। तो इसमें हम लोग एक एक करके सबके बारे में जान लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे। और इसमें से जितना हम इस वीडियो में बताएंगे इसके बाहर से एग्जाम में कोई भी प्रश्न बनने वाला नहीं है, ठीक ना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये नदी है पहले स्वर्णरेखा, और इसके बाद ये है ब्राह्मणी। तो ये स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी ये दोनों ही नदियाँ अगर इनका उद्गम देखें तो इन दोनों नदियों का उद्गम होता है झारखंड में स्थित एक पठार है। पठार का नाम है छोटा नागपुर का पठार। तो स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी ये दोनों ही नदियाँ झारखंड में स्थित छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं, और यहाँ से ये प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। अगर इसके उद्गम का स्थान यहाँ पे देखें तो ये स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी नदियाँ झारखंड में ये छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। तो इसमें झारखंड की जो राजधानी है रांची, उस रांची के ये दक्षिण पश्चिम से निकलती हैं। अब इनमें ये देख लेते हैं कि जो स्वर्णरेखा नदी है ये किन किन राज्यों से प्रवाहित होती है। तो स्वर्णरेखा नदी को यहाँ पे देखें तो ये 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। ये 3 राज्य हैं, इसमें राज्य जो होंगे इसमें से राज्यों को इसके हम यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर इंडिकेट करके। इसमें से जो राज्य होंगे तो एक तो यहाँ पे झारखंड होगा, एक यहाँ पे झारखंड होगा, झारखंड, और एक है यहाँ पे उड़ीसा, और एक है पश्चिम बंगाल। तो जो स्वर्णरेखा नदी है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में से होकर ये प्रवाहित होती है। तो इसके बारे में आपको बस इतना ही जानना है। इसके बाद ये है ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी ये किन किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है इसको भी हम यहाँ पे ऊपर ऐसे करके लिख देते हैं। तो ब्राह्मणी नदी ये भी प्रवाहित होती है। पहले तो ये झारखंड में रांची के पास होते निकलती है, झारखंड के बाद ये प्रवेश करती है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा। तो यह अभी 3 राज्यों से प्रवाहित होती है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी के बारे में बस इतना ही आपको जानना है। अब ये जो नदी है वैतरणी नदी, तो वैतरणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यहाँ पे उड़ीसा में ही एक पठार है, पठार का नाम है केओंझर का पठार।
तो वैतरणी नदी का उद्गम होता है उड़ीसा में स्थित क्योंझर पठार से, और यह उड़ीसा में ही प्रवाहित होते हुए नीचे यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, अब इसके बाद आगे देखते हैं, ये है महानदी। तो महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? महानदी के उद्गम का जो स्थान है, तो एक पर्वत यहाँ पे है, मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। तो इस अमरकंटक से उद्गम होता है इस महानदी का। तो महानदी का उद्गम अमरकंटक से होता है और यहाँ से ये प्रवाहित होते हुए गिरती है बंगाल की खाड़ी में। अब ये देखते हैं कि अमरकंटक से तो निकलती है, लेकिन इसके निकलने का मेन स्थान क्या है, ठीक है ना। तो महानदी के उद्गम का जो स्थान है, तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिंघावा के निकट ना, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिंघावा के निकट ये अमरकंटक से निकलती है। और ये किन किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? तो चूंकि अमरकंटक से निकलती है और जो मतलब कि इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, तो इसके प्रवाह में 3 प्रमुख राज्य आते हैं और वो हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बहुत ही कम यह प्रवाहित होती है, और ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा 3 राज्यों से होकर ये प्रवाहित होती है। और इस महानदी का जो मुहाना है ये उड़ीसा में स्थित है और अपने मुहाने पर ये डेल्टाओं का निर्माण करती है। अगर महानदी की सहायक नदियों की बात करें, तो इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। सहायक नदियों के नाम बोल दे रहे हैं, सुनिए। सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हंसदेव, मंड, डूब, जोंक, तेल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किसी सहायक नदियां हैं, शिवनाथ, हंसदेव, मंड, डूब, जोंक, तेल। ये जोंक, तेल ये सब क्या हैं, ठीक ना। तो नाम थोड़े अजीब हैं, लेकिन ये सब इस महानदी की सहायक नदियां हैं। और इनके बारे में देखिए हम यहाँ पे लिखे भी हैं कि महानदी जो है ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में होकर प्रवाहित होती है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ इसमें हैं शिवनाथ, हंसदेव, मंड, डूब, जोंक और तेल, ठीक है ना। इसके बाद अगर ये देखें तो महानदी पर कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं भी हैं, जिसमें से हीराकुंड प्रमुख है। हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। और एक परियोजना और भी है जिसका नाम है टिकरापारा। तो हीराकुंड, टिकरापारा इस पर स्थित ये प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। तो खैर, परियोजनाओं के लिए हम अलग वीडियो बना देंगे। अभी इस नदी के टॉपिक में आप लोग बस नदी के बारे में ही जानिए। तो इसमें ये महानदी का उद्गम, कहाँ इसका मुहाना है, किन किन राज्यों से ये प्रवाहित होती है, कौन इनकी सहायक नदियां हैं, ये इसमें हो गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये है गोदावरी नदी। तो ये जो गोदावरी नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है, तो इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबक नामक पहाड़ी से। गोदावरी नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबक नामक पहाड़ी से। ये जो त्र्यंबक नामक स्थान है, तो हम आपको पहले का पढ़ा चुके हैं कि प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में स्थित है पश्चिमी घाट पर्वत। तो यहाँ पे आप जितनी भी नदियों को देख रहे हैं, ये सभी नदियाँ लगभग सब के सब ये पश्चिमी घाट पर्वत से ही निकलती हैं। तो इसी पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित है महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबक, और त्र्यंबक से निकलती है ये गोदावरी नदी। और इस त्र्यंबक से निकलने के बाद यहाँ से ये देखें तो किन किन राज्यों से के प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ से ये पहले तो महाराष्ट्र के बाद ये प्रवेश करती है तेलंगाना में, और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में। यानी कि 3 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर ये प्रवाहित होती है गोदावरी नदी। देखिए, गोदावरी की भी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, लेकिन अगर सबको हम यहाँ पे दिखाएंगे तो जगह कम पड़ जाएगी, ठीक ना। और इसमें आपको क्लियर दिखेगा नहीं, तो इसलिए उसको हम छोड़ दिए हैं। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उसको हम बस लिख दिए हैं इधर। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो ये हैं वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा। यहाँ पे हम लिखे हैं इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा। ये गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और देखिए, गोदावरी के यहाँ पे कुछ उपनाम भी हैं। उपनाम में बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा और बृहद गंगा, ये गोदावरी के उपनाम हैं। गोदावरी को बूढ़ी गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि गोदावरी नदी इस पूरे भारत की सबसे पुरानी नदी है। या फिर ये मान लें कि मतलब कि जब से ये प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है, तभी से ये गोदावरी नदी यहाँ पे प्रवाहित हो रही है। तो ये लगभग यहाँ की सबसे प्राचीनतम नदियों में से एक है, इसलिए इसको कहते हैं बूढ़ी गंगा।
फिर ये जो है दक्षिण की गंगा, इसको दक्षिण की गंगा क्यों कहते हैं? तो देखें कि जो गोदावरी नदी है, भारत की जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी से ये समानता रखती है, इसलिए इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद इसका जो अगला नाम है बृहत गंगा, इसको बृहत गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पूरे प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां हैं, इन सभी नदियों में यह सबसे लंबी है, तो इसलिए इस गोदावरी को बृहत गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते रहेंगे कि जो गोदावरी नदी है, ये पूरे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। पूरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में ये सबसे लंबी नदी है। अब गोदावरी के बाद आगे देखते हैं कृष्णा नदी को। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कृष्णा का भी उद्गम होता है महाराष्ट्र में ही, और महाराष्ट्र में जो जगह है वो है महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर से। तो ये कृष्णा का उद्गम स्थल जो है महाराष्ट्र में स्थित यह महाबलेश्वर है। और अगर कृष्णा मतलब किन किन राज्यों से होकर ये प्रवाहित होती है, इनको देखें तो जो कृष्णा नदी है, पहले तो ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद नीचे आती है ये कर्नाटक में, कर्नाटक से प्रवेश करती है तेलंगाना में, तेलंगाना से प्रवेश करती है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। यानी कि जो कृष्णा नदी है 4 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होती है, और उसके बाद अंततः ये अपने मुहाने पर ये भी डेल्टा का निर्माण करती है। कृष्णा की भी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तुंगभद्रा है, भीमा है, और इसमें देखें तो पंचगंगा है, दूधगंगा है, घाट प्रभा, मालप्रभा, मूसी, कोयना, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि ये पंचगंगा है और यहाँ पे ये दूधगंगा है, ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। और ऊपर हम लिखे हैं गोदावरी की सहायक में वेनगंगा, पेनगंगा। तो देखें तो लास्ट में यहाँ पे गंगा लगा है और लास्ट में यहाँ पर भी गंगा लगा है, तो इस नाम से आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि पंचगंगा, दूधगंगा या यहाँ पे वेनगंगा, पेनगंगा में से कौन किसकी सहायक नदी है। अभी यहाँ पे इसको क्लियर कर लीजिए कि जो वेनगंगा और पेनगंगा है ये गोदावरी के सहायक हैं, और जो पंचगंगा, दूधगंगा है ये कृष्णा की सहायक है। एक और गंगा है किशनगंगा। किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो वो है झेलम की सहायक नदी, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो कृष्णा के बारे में बस इतना ही कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, किन किन राज्यों से ये प्रवाहित होती है, और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो ये यहाँ पे हो गया। अब आगे ये है पेन्नार नदी। तो पेन्नार नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसको देखते हैं। पेन्नार नदी का उद्गम होता है कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित नंदीदुर्ग पहाड़ी से। कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित नंदीदुर्ग पहाड़ी से उद्गम होता है पेन्नार नदी का, और यहाँ से यह पेन्नार नदी जो है ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इन 2 राज्यों से प्रवाहित होते हुए अंत में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसके बारे में बस आपको इतना ही जानना है कि ये इसका उद्गम कहाँ से होता है और ये किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। इसकी भी सहायक नदियाँ हैं लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं, तो उसको हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। अब देखते हैं ये कावेरी नदी के बारे में। तो सबसे पहले इसमें ये देख लेते हैं कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो कावेरी का उद्गम होता है कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी नामक स्थान से। कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी नामक स्थान से कावेरी का उद्गम होता है। और ये कावेरी नदी यहाँ पर देखें कि किन किन राज्यों से ये प्रवाहित होती है। तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु 2 राज्यों से प्रवाहित होते हुए यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना। तो कावेरी के बारे में अगर और देखा जाए तो कावेरी की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि सिमसा हैं, अर्कवती, लोकापावनी, ये कुछ इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। लेकिन तो इतना ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। और बस आपको इसमें ये जानना है कि जो कावेरी इसका उद्गम होता है कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी नामक स्थान से, और ये कर्नाटक तमिलनाडु से प्रवाहित होते हुए गिरती है बंगाल की खाड़ी में। अब ये जो कावेरी नदी है, तो
कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है ना, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इस पॉइंट को हम यहाँ पे देखिए नोट भी कर दिए हैं कि जो कावेरी है कर्नाटक तमिलनाडु 2 राज्यों से प्रवाहित होती है और इसका जो उपनाम है इसको कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। आपको ध्यान यहाँ पे ये देना है कि कावेरी को कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा और इसी में ये जो गोदावरी है तो गोदावरी को यहाँ पे कहते हैं दक्षिण की गंगा। तो एक है दक्षिण की गंगा और एक है दक्षिण भारत की गंगा, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कावेरी के बारे में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि प्रायद्वीपीय भारत में जितनी भी नदियां हैं ये सभी नदियां गर्मी के समय में सूख जाती हैं, लेकिन ये कावेरी ही एकमात्र ऐसी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की जिसमें पूरे वर्ष जल प्रवाह बना रहता है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे कि इस कावेरी नदी में पूरे वर्ष जल प्रवाह बना रहता है। ठीक, अब आगे देखते हैं, ये नदी है वैगाई नदी। तो वैगाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है तमिलनाडु में वर्षानद पहाड़ी से। वैगाई का उद्गम होता है तमिलनाडु में वर्षानद पहाड़ी से और ये वर्षानद पहाड़ी से निकलती है और यहाँ से प्रवाहित होते हुए गिरती है पाक की खाड़ी में। पाक की खाड़ी बंगाल की खाड़ी का एक हिस्सा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये श्रीलंका है। श्रीलंका भारत से पाक जलडमरूमध्य के द्वारा अलग होता है। तो इस पाक जलडमरूमध्य के उत्तर में है पाक की खाड़ी, दक्षिण में है मन्नार की खाड़ी। तो जो वैगाई नदी है ये प्रवाहित होते हुए पाक की खाड़ी में गिरती है और इसके बाद ये है ताम्रपर्णी नदी। तो ताम्रपर्णी नदी का उद्गम होता है अगस्त्य मलाई से। इसका उद्गम होता है अगस्त्य मलाई से और यहाँ से निकलने के बाद ये ताम्रपर्णी नदी तमिलनाडु से प्रवाहित होते हुए गिरती है मन्नार की खाड़ी में। तो और एक बार इसको देख लेते हैं फिर से सभी नदियों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर। तो शुरू करेंगे हुगली नदी से। तो पहला है वहाँ पे हुगली नदी, उसके बाद स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, वैतरणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगाई और ताम्रपर्णी। तो ये नदियों का क्रम है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब हो गए और एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।